रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। जी, बहुत ही अच्छा लगा। वो थोड़ा सा अधूरा रह गया था। तो अनूप जी और मनीष जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये मॉस्को की वादियों में ये लोग टहल रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। राज कपूर साहब और मुकेश जी को भी कभी कभी लिप सिंकिंग करनी पड़ती है अपने खुद के गाने के लिए, जैसा कि आपने इसमें देखा। तो बहुत ही रोचक वीडियो था ये, इंद्रजीत भाई ने अपने खजाने से निकाल के हमारे साथ साझा किया है। तो चलो प्रांजलि, अब एक, हाँ, मुझे इंद्रजीत भाई ने कहा है कि हमारे बीच में साधना भट्ट जी, जो कि अहमदाबाद आकाशवाणी में डिप्टी डायरेक्टर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ी हैं और उनकी किताब अंग्रेजी में उन्होंने लिखी है, जिसका मुझे जो शीर्षक है वही बड़ा रोचक लग रहा है, शैलेंद्र द सूफी लेफ्टिस्ट। कितना सही मेरे को लग रहा है उनका शीर्षक। तो हम उन्हें भी रेखांकित करना चाहेंगे। और प्रांजलि, अब तुम आगे बढ़ो और हमारे जो मुख्य अतिथि जो हैं, अध्यक्ष आज जो हैं, डॉक्टर अशोक चक्रधर जी को आमंत्रित करो। इससे पहले कि तुम औपचारिक रूप से आमंत्रित करो, मैं जरा उनका अनौपचारिक परिचय में देना चाहूँगा। अशोक जी एक, क्या कहें, अगर बहुमुखी प्रतिभा के धनी कहें तो ये भी एक कम होगा, क्योंकि वो तो बहुतों के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन अशोक जी वास्तव में इतनी प्रतिभाओं के धनी हैं कि उनको अगर गिनाने लगें तो समय की कमी पड़ जाएगी। जहां तक अवार्ड्स का भी सवाल है, जितने पुरस्कार उन्हें मिले हैं, मेरे ख्याल से लिस्ट छोटी होगी अगर हम ये कहें कि उन्हें कौन सा पुरस्कार नहीं मिला है ना। तो हमें बहुत खुशी है, सौभाग्य है कि अशोक जी अपनी तबीयत पूरी तरह से ठीक न होने के बावजूद भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनका स्वागत करते हैं और उनको यहाँ जोड़ते हैं। और प्रांजलि, अब तुम उनको जरा औपचारिक रूप से अशोक जी को आमंत्रित करो। धन्यवाद अनूप जी। नमस्कार अशोक जी। और आपको औपचारिक रूप से आपका परिचय कराने की जिम्मेदारी मुझे अनूप जी ने दी है, लेकिन मैं अनौपचारिक रूप से एक बात कहना चाहूंगी कि आपका मैं बहुत सम्मान करती हूँ, इसे धृष्टता न समझे, लेकिन फिल्म जगत की रेखा जी और आप अशोक जी हमेशा सदाबहार, मतलब हम छोटे से बड़े हो जाए, बड़े से और बड़े हो जाए, पर आप हमेशा वैसे ही लगते हैं। तो भगवान करे आपकी तबीयत जल्दी जल्दी ठीक हो जाए और आप ऐसे ही सदाबहार बने रहें। तो चलिए, भावना से कर्तव्य श्रेष्ठ है, तो मैं कर्तव्य का पालन करती हूँ। आप सब अशोक चक्रधर जी को जानते ही हैं, और जैसा कि अनूप जी ने कहा, बहुमुखी प्रतिभा के धनी भारतीय हिंदी साहित्य में डॉक्टर अशोक चक्रधर एक महान लेखक, हास्य कवि, धारावाहिक लेखक, कलाकार, वृत्तचित्र लेखक, निदेशक, टेलीफिल्म लेखक, अभिनेता, सब कुछ रहे हैं। हास्य व्यंग्य के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट प्रतिभा के कारण प्रसिद्ध है और कविता की वाचिक परंपरा का विकास करने वाले प्रमुख विद्वानों में से वो एक है। पद्मश्री, हास्य रत्न उपाधि, बाल साहित्य पुरस्कार, आउटस्टैंडिंग पर्सन अवार्ड, निराला श्री पुरस्कार, शान-ए-हिंद अवार्ड
और देश विदेश में अनेकानेक सम्मान और पुरस्कार से सम्मानित अशोक जी आज हमारे साथ हैं और हमसे बातें करने वाले हैं शैलेंद्र जी की। कितना भाग्य हमारा। तो अशोक जी, स्वागत है आपका और मंच आपका। अशोक जी, आप शायद म्यूट पर हैं। अशोक जी, अशोक जी आप शायद म्यूट पर हैं। अशोक जी, हाँ नहीं वो कर रहे हैं। जी हाँ हाँ, मैं अब मेरी आवाज आई होगी? बिल्कुल जी, आ रही है सर। अच्छे से आ रही है जी। तो जितनी आवाजें अभी तक मेरे पास आ रही थी उन सब आवाजों को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि वो सीधे दिल तक जा रही थी और याद दिला रही थी शैलेंद्र जी की उनके जन्म शती वर्ष में, ये कहते हुए कि फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। ये कुछ गड़बड़ हुई क्या या ठीक है? नहीं ठीक ठीक है अशोक जी, ठीक है। अच्छा, तो मित्रों, इतनी अच्छी अच्छी बातें मैंने सुनी और इतने प्यार से लोगों ने उनको याद किया। इंद्रजीत जी तो नख से लेके शिख तक शैलेंद्रमय हैं और बहुत ही प्यारे हैं। मनोज जी से, अमला जी से मेरा अनुरोध है कि उनको आप मान लीजिए कि शैलेंद्र जी के दत्तक पुत्र एक और थे जिनका बोध आपको नहीं था, वो हैं हमारे इंद्रजीत भाई। बिल्कुल इतने रमे हुए हैं जैसे कोई पुत्र अपने पिता के लिए करता है। आजकल कौन किसके लिए करता है? उसी आस्था के साथ, पुत्रवत आत्मीयता के साथ, बहुत लेना देना नहीं है, बस शैलेंद्र हैं। बहुत अच्छा कहा था आपने अनूप जी के, ये एनसाइक्लोपीडिया है। एनसाइक्लोपीडिया तो प्यार के कारण हो गए हैं। वो कहते हैं ना, इश्क, इनकलाब और इंसानियत का कवि मानते हैं उनको। तो इश्क अगर नहीं होगा तो कैसे शैलेंद्रमय हो जाएंगे? संपूर्ण व्यक्तित्व शैलेंद्रमयी है। उस इनकलाब को महसूस करते हैं जो शैलेंद्र ने अपने गीतों को दिया। उस इंसानियत के वो कायल हैं जो धरती से गायब होती जा रही है। तो भाई शैलेंद्र जी, आपको मैं बधाई देता हूं कि इस जन्मशती समारोह श्रृंखला का पहला पुष्प आपने खिला दिया है। बहुत तेजेंद्र जब बोलते हैं तो लगता है कि सुनते जाओ सुनते जाओ, 3 घंटे क्या 3 युगों तक भी सुनते जाओ। अगर कोई इतने तन्मय हो के एक एक शॉट, एक एक बारीकी से दृश्य के बंध को शैलेंद्र के भावनात्मक अनुबंधों से जोड़ के वो बता देते हैं, मेरे बड़े प्यारे हैं वो भी। आज पहली बार मनोज जी के दर्शन करके मैं तो चाहता था कि अगर यहाँ अमला जी हैं तो उनके दर्शन तो कराते, मैं बहुत प्रसन्न होता। अगर मुमकिन हो वो बैठी हूँ। बहरहाल शैलेंद्र तो प्यार का सागर है, फिर ये बूंद के प्यासे हम। 2 किताबें निकाल के जो उपकार किया है हमारे इंद्रजीत सिंह ने, वो हिंदी के लिए बहुत बहुत अनुकंपापूर्ण प्रस्तुति के समान भेंट है। और एक किताब ये है, एक किताब ये है तू प्यार का सागर है, और एक They ये want है। me to start my video and I'm not dressed properly. ठीक है। वीडियो नहीं मिल रहा है या ऑडियो Am नहीं I मिल रहा looking all right for a American program? No, no. I should do much better. है? हाँ, नहीं अमला जी अभी वीडियो पे नहीं है ऑन, तो अच्छा कोई बात नहीं, कोई वो बात नहीं, आना कोई बात चाहें तो उनका स्वागत है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। उनकी वाणी सुनी मैंने, वही बोल रही थी। जी 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 जी। अच्छा अच्छा, प्रणाम करता हूँ अमला आपको। आप छोटी होंगी थोड़ी सी, लेकिन बहुत बड़ी हैं आप, क्योंकि आप एक बड़े पिता की बड़ी बेटी। हायरार्की में छोटी हैं बड़ी हैं उस पर मैं नहीं जाता, लेकिन आपके अंदर शैलेंद्र जी विद्यमान है। जैसे कि मनोज जी के अंदर तो मैंने देख ली है वही सौम्यता, वो जो बात कर रहे थे कि सादगी, वो सादगी मनोज जी के अंदर है। वो पैशन जो होना चाहिए वो भी है, और जो ह्यूमिलिटी
किसी भी व्यक्ति को बड़ा बनाती है, वो भी हमने मनोज जी के अंदर देखी। तो मनोज जी और अमला जी, शैली तो हमारे पुराने दोस्त रहे, उनसे तो भेंट मेरी रही, लेकिन बहरहाल पूरा 1 साल है और उस पूरे 1 साल तक क्या काम चला खाई तुमने? अमला जी आ गई हैं, स्वागत है। हो गया, ठीक है। नमस्कार सबको, हमारा जो- नमस्कार। जो मैं- I'm जो sorry, मैं- I'm not dressed for the occasion. अब नहीं, तक that is रहा था, अभी perfectly बन fine। गया। तो अमला जी आई हैं, तो एक बात मैं बताना चाहूंगा कि अमला जी ने शैलेंद्र जी पर अंग्रेजी में एक किताब लिखी है जो अच्छा। शायद इसी साल आने वाली है। तो अच्छा, ये अच्छा। बात मैं कहना चाहूंगा। अमला जी स्वागत है। कोशिश जारी है कि ये इसी साल आ जाए। जी बहुत अच्छा, आनी चाहिए, इस जन्म शती वर्ष में तो जरूर आनी चाहिए। बिल्कुल, मैं- हम सोचते हैं कि ये हमारी तरफ से एक बाबा के लिए एक पुरस्कार होगा कि हम अपने बाबा को एक प्रेजेंट देना चाहते हैं उनकी 100th बर्थडे पर, और उनके माध्यम से ये पूरे संसार को मिलेगी पुस्तक, और जो लोग उनसे प्यार करते हैं उस प्यार का घनत्व बढ़ेगा और हम उस तत्व को जान पाएंगे, उस सत्व को जान पाएंगे जो शैलेंद्र जी के पास था। और एक बड़ी अच्छी बात आज मनोज जी ने बताई कि ये लोग जो दया भाव से देखते हैं कि वो टूट गए थे, वो हार गए थे, वो थक गए थे, ऐसा नहीं था। मुझे ये बात सुन के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं ये मानने को तैयार ही नहीं था कि कोई आदमी टूट सकता है जिसने धरती पर स्वर्ग लाने की बात कही हो, जिसने निराशा का कोई एक वाक्य न लिखा हो, वो ऐसा नहीं कह सकते थे। बहरहाल मैं हम एक बात कह सकते हैं, जी मनोज भैया ने हमें ये बात खुद कही है और वो आज नहीं कह पाए किसी वजह से, but he often says it that it was not the financial implications that got Baba down, but it was his investment in people that had soured the relationships, and that is what hurt Baba more than anything. with लोगों ने धोखा दिया बाबा को, वो चोट, वो सदमा उनको ज्यादा लगा है। ये काका मनोज भैया खुद कहते हैं और हमें बताते हैं। अमला जी, मैं महसूस कर सकता हूँ इस बात को, और मैं जानता हूँ कि बात सच है जो आप बता रही हैं, क्योंकि जो फिल्म 2.5 महीने में पूरी होनी थी, 2.5 लाख रुपए में पूरी होनी थी, उसमें 20 लाख लग गए और 5 साल लग गए, तो ऐसे लोगों के कारण ही उनको सदमा पहुंचा होगा थोड़ा बहुत। भाई, जिसने वादा किया था वो आया नहीं, जिसने डेट दी थी वो मुकर गया। तो वो छोटी छोटी घटनाएं तो जिनसे हम अपेक्षा करते हैं, और वो भी वे लोग जो हमारे अंतरतम के निकट हों और हम जिनको बहुत अपना समझते हों, तो खैर रुला के गया सपना वाली बात हो जाती है। मैं ये एक उनका पीस मुझे बड़ा अच्छा लगता है, जो धर्मयुग में 16 मई को 1965 में प्रकाशित हुआ था, जिसका जिक्र इंद्रजीत ने भी किया। वो ये कि हमारे धर्मवीर भारती जी ऐसी स्थितियों में लेखक की बड़ी मदद करते थे जब उनको आवश्यकता हो। वैसे तो बड़े नखरेले संपादक थे, एक रचना आ गई और तत्काल छप जाए ऐसा बड़ा मुश्किल होता था। लेकिन अगर पता लगा कि साहब इनके पैसे भी खत्म हो गए, इनके पैसे भी खत्म हो गए, रेणु जी के पास लौटने के लिए टिकट नहीं है, तो चलो इनकी कहानी छाप देते तो उनको कुछ पारिश्रमिक मिल जाएगा, तो वो मिल जाता था और आगे काम चल जाता था, क्योंकि सहृदय और मित्रता को निभाने वाले लोगों का भी अभाव नहीं रहा, इस धरती पर कभी नहीं रहेगा। तो वो जो एक कॉलम जिसका जिक्र वो कर रहे थे, मैं, मेरे गीत और मेरा कवि, उस पर उन्होंने लिखवाया। पहला भरत व्यास जी ने लिखा था, बाद में शैलेंद्र जी ने लिखा, और भी लिखे होंगे, मेरे संज्ञान में नहीं है। लेकिन उन्होंने जो पहली बात कही उस आर्टिकल में, उन्होंने कहा कि मैं, मेरे गीत और मेरा कवि। इसका मतलब ये तीन अस्तित्व हैं, एक मैं है, एक मेरे गीत हैं और एक मेरा कवि है। लेकिन उन तीनों के बारे में कहते हैं कि विरोधाभास के बावजूद अरसे से साथ साथ रहते हैं। इन तीनों में तनाव है, मुझ में, मेरे गीतों में और मेरे कवि में तनाव है। और तनाव हर रचनाकार का एक मूल स्वभाव होता है। बिना तनाव के तो वो जीवन की नाव को आगे ले ही नहीं जा सकता। गीत कहाँ से आए, वो कवि कैसे बन गए,
उसकी बुनियाद में मैं उनके पापा से भी मिल लिया, जो फौज में थे। आपके दादाजी कैसे बने, तो वो बताते हैं उस लेख में कि शीतकाल था, जाड़ों के दिन थे, और रजाई में लिपटे हुए ये बिस्तर पर लेटे हुए थे या बैठे हुए थे, और पिताजी जो फौज में थे वो स्नान कर रहे थे। और हमारे यहाँ तो बाथरूम सिंगर जन्मजात होते हैं बहुत सारे, लेकिन वो जो एक गाना गाया करते थे वो ब्रज भाषा का था। मुझे मालूम है कि मथुरा में भी रहे और ब्रज संस्कृति से भी जुड़ाव रहा, और ये बिल्कुल खांटी ब्रज का एक गीत है जो मैंने भी अपने बचपन में सुना था। और वो था कि अब कहाँ जाएगो रे लीनो हाथ पकड़ के, अब कहाँ जाएगो रे लीनो हाथ पकड़ के, यानी माखन चोर कृष्ण पकड़ में आ गए हैं और अब वो जाएंगे कहाँ। और इतना तन्मय होके वो गाते थे कि इस बिंब को भी शैलेंद्र जी देखते थे और सुनते थे। तो जो सांगीतिक सुर उनके पास आए, और वो सुर अभी एक गीत में बताया जा रहा था कि दर्द के सुर में गा, दर्द का सुर ले लो। दर्द का सुर यानी दर्द से सा मिला अपना, दर्द को तानपुरा बना ले। उन्होंने मशीनों को तानपुरा बनाया। उन्होंने एक जगह कहा था कि मैं जब मुंबई जाने के लिए तैयार हुआ और मैं वहां पहुंच गया, मशीनों के बीच में रहा, और कल कारखाने में वो ध्वनियां जो मशीनों की थी उनमें भी संगीत था, उनमें भी लय थी, और उस लय पर मैं सा लगा लेता था, मेरा सा लग जाता था। तो जितने भी उनके प्रगतिशील गीत हैं और संघर्ष के गीत हैं, हर जोर जुल्म की टक्कर में हड़ताल हमारा नारा है, ये तो नारा क्या पूरा मुहावरा बन गया लड़ने वालों के लिए, अपनी बात कहने वालों के लिए, अपना हक मांगने वालों के लिए, गरीबों के लिए, मुफ्तलिसों के लिए, वंचितों के लिए, पीड़ितों के लिए। तो एक तो पिताजी, फिर माँ जो है वो चक्की पे गीत गाया करती थी एक, और वो गीत भी लोकगीत है, क्योंकि वो प्रसंग शास्त्रीय कथाकारों का नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें चक्की के गीत में कहा गया कि हंस पूछे जनकपुर की नार, हंस पूछे जनकपुर की नार, नाथ कैसे गज के फंद छुड़ाए। हंस पूछे जनकपुर की नार, नाथ कैसे गज के फंद छुड़ाए। अब वो जनकपुर की नारी जहां सीता रहती थी, वो पूछ रही है स्वामी से, यानी सीता पूछ रही है राम से कि आपने कैसे गज के फंद छुड़ाए। गज को घड़ियाल ने पैर पकड़ लिया था, उसके फंद छुड़ाए थे उन्होंने विष्णु का अवतार बन के। तो वो चक्की की धुन पर, चक्की की लय पर गाया करती थी आपकी दादी। इसके अलावा उन्होंने एक और जिक्र किया कि एक जो पंथी संप्रदाय था, शिवनारायण पंथी बिरादरी के लोग आते थे वसंत पंचमी के दिन, और रात में गाते थे दीन दयाल कृपाल, दीन दयाल कृपाल महाप्रभु, दीन दयाल कृपाल महाप्रभु। तो शैलेंद्र जी ने लिखा है कि अचानक पता नहीं कैसे मैं ढपली बजाने लगा, और ढपली बजाने के लिए सिर्फ इन्हीं 3 शब्दों पे, दीन दयाल कृपालु महाप्रभु, दीन दयाल कृपालु महाप्रभु, इस पे ढपली बजाने लगे, और तब उनको लय का आभास, लय की समझ हुई। तो एक गीतकार के जन्म में लय का और सुर का, कि अगर उसको मशीनों की खटखट से, कारखाने की मशीनी ध्वनियों से ऐसा मिल रहा है, तो वो संगीत का एक पुख्ता बुनियाद पर खड़ा हुआ ऐसा व्यक्तित्व है जो भविष्य को बहुत कुछ देने जा रहा है। फिर उसी में उन्होंने कहा कि कवि और गीतकार और उनके मैं में, तो उनके मैं को कहाँ चोट पहुंची थी, तो वो एक कोहमरी स्थान था जहाँ रहते थे, पिता रहते थे, पाकिस्तान में है अब वो। तो अपनी बहन श्यामा जी के साथ वो खेल रहे थे, तितलियां पकड़ रहे थे, और नीचे अंग्रेजों के लड़के जा रहे थे। उन्होंने देखा कि अरे ये काले काले लोग क्यों, सांवले लोग क्यों इतना प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। तो एक अंग्रेज लड़के ने ऐसे ही पर पीड़ा सुख लेने के लिए एक पत्थर मारा, और श्यामा जी की कनपट्टी पे वो लग गया। अब वो
खून जो देखा, जो इस नफरत के साथ मारने के बाद आया था कि हम काले काले लोग अपने बाप दादाओं की जमीन पर स्वच्छंद क्यों घूम रहे, इसकी जलन क्यों नहीं? उनको कहा इन सपोलों को जलन थी। तो कोई कलाकार आसमान से नहीं टपका होता है, हर कोई साधारण इंसान होता है, लेकिन सुख दुख को समझकर ही अभिव्यक्ति के माध्यमों को तलाशता है। तो उनके चेहरे पर, उनके नाखूनों पर इस तरह के खून के दाग हमेशा के लिए रह गए, जो उन्हें सताने वालों के विरुद्ध खड़ा होने की ताकत देते रहे। और इसी धुन में उन्होंने एक दिन जिद लगाई कि कॉलेज छोड़ दो, और बहुत सारे लोगों ने उनको रोका, लेकिन वो सपने छोड़ के जा रहा था, जो वो नए सपनों में का इंजीनियर बनने जा रहा था। और उसने मशीनों के साथ गाना सीख लिया, उसने मशीनों को तानपूरा समझकर सा मिलाना सीख लिया। और फिर तो सब जानते हैं कि फिल्मों में कैसे आए। आग के लिए तो मना ही कर दिया था राज साहब को उन्होंने। तब तक वो साहित्य के पक्षधर थे, वो समझते थे कि साहित्य और जिस तरह के गीत आते थे उस समय तक वो नहीं रुचिकर लगते थे, वो लोकप्रिय थे या नहीं थे इतने, लेकिन ये मान के कि लोकप्रियता को सतही और घटिया बनाना चाहिए, ऐसे गीत उनको नहीं रास आते थे, इसलिए उन्हें लगा कि नहीं जाना चाहिए उनके साथ। लेकिन बरसात में जो आई, तो बरसात में तो एक साथ बहुत सारे लोग संवर गया सितारा उनका। निम्मी, प्रेमनाथ, शंकर जयकिशन जी और हसरत जयपुरी जी, ये सब, और साथ में शैलेंद्र जी, इनकी धूम मच गई और धूमधाम से चलने लगे। तो सा लगने की बात होती है और सहारा मिलने की बात होती है, और जो सहारा मिले वो इस सहारा देता हुआ कोई कृपा भाव न रखे, इसकी जरूरत होती है। जनता मूर्ख नहीं होती, सस्ती रुचि को समझने वाले कलाकार या तो जनता को समझते नहीं है, और अच्छा या बहुत खूबसूरत पैदा करने की उनकी क्षमता नहीं होती है। शुरुआत में हमारे भाई अनूप जी कह रहे थे कि हमारी जिम्मेदारी है कि जो सम्मान साहित्यकार के रूप में शैलेंद्र को नहीं मिला वो हम दिलवाएं। और उन्हें मैं थोड़ा सा असहमत हूं कि साहित्यकार, किन साहित्यकारों के बीच में हम उनको मनवाना चाहते हैं। अरे क्या उनका यही दोष है कि उन्होंने सरल लिखा? क्या उनका यही दोष है कि जो सरल लिखा उसमें इतनी परतें, इतनी सतहें, समाज के इतने दर्द, इतने सरोकार हैं कि उनको पढ़ने के लिए आपने इतने सारे नाम गिना दिए शोध करने वालों के? शोध कार्य होगा, ये तो शुरुआत हुई है शैलेंद्र पर शोध कार्य होने की, जब हम जान रहे हैं। क्योंकि जो खानेबद्ध कर दिया गया ना कि ये साहित्य संभ्रांत लोगों का है, ये साहित्य शास्त्रीय है, और ये अगर लोकप्रिय हो गया है तो वो उतना स्तर का नहीं है। यहाँ एक विभेद जो इस समारोह से उठ गया है, इसको पूरा करना चाहिए कि अगर किसी लोकप्रिय समझ रखने वाले ने, लोकप्रियता की समझ रखने वाले ने उसको सरल करके बना दिया है, सज्जन रे झूठ मत बोलो, कितनी आसानी से कह दिया। और अभी दिखाया भी, मुकेश जी भी हैं, लेकिन सर नहीं झुकाया राज कपूर ने, क्योंकि उसको बताया कि तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, अकड़ किस बात की प्यारे, कि सर फिर भी झुकाना है। लाइन कह रही है सर झुकाना है, लेकिन राज कपूर सर झुका नहीं रहे। तो शब्द में व्यंग्य है, इसलिए नहीं झुका रहे। सर झुकाना होगा इसलिए क्योंकि तुम्हारा शासन है, तुम्हारी सत्ता है, तुम हमें दबाना चाहते हो। इसलिए बहुत सारी चीजें उनके साहित्य में हैं, उनके गीतों पर, एक एक गीत पर जो बड़े विश्वास के साथ रचे गए हैं और बेहद लोकप्रिय हुए हैं, और जिन गीतों पर उन्हें नाज था, वो गीत नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, या मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सिर पर लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। देखिए, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी आज के कार्यक्रम का शीर्षक है, लेकिन फिर भी तब आया है जबकि उन्होंने बताया है कि मेरा जूता ऐसा है, हमारी पतलून ऐसी है, हमारी टोपी ऐसी। तो
फिर भी दिल है हिंदुस्तानी वाला जो इनका प्रगतिवादी रूप है, जो कि प्रगतिवादियों का नहीं था, वो या तो मॉस्को से जुड़े थे या चीन से जुड़े थे, उसमें इन्होंने एक बहुत अच्छा और सही मार्ग दिखाया भारतवर्ष को। हिंदुस्तानी बनकर हिंदुस्तान के लिए प्यार का सागर उन्होंने उमड़ा दिया। बहुत दिया देने वाले ने तो उसको सब कुछ सीखा, हमने न सीखी होशियारी। तो मित्रों, एक ऐसा विश्वविद्यालय सिनेमा का जिसने सब कुछ दिया है, आवारा बनकर लेकिन आसमान का तारा बनने की क्षमता रखने के बाद मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और मैं भी बहुत समय नहीं लेना चाहता, पता नहीं 3 घंटे बोल सकता हूँ या 30 मिनट या बिल्कुल नहीं बोल सकता, लेकिन अगर 30 सेकंड भी मैंने कुछ कहा हो तो, और वो आज के लिए एक संकल्प बनकर भी हमारे मन में रहे कि इस पूरे वर्ष हमको शैलेंद्र जी पर खूब काम करना है, उनके गीतों को दोबारा दोबारा गुंजाना है, एक एक गीत पर ऐसे ही व्याख्या करनी है जैसे कि तेजेंद्र जी ने की, और कई सारे इंद्रजीत सिंह भी हमें इकट्ठा करने पड़ेंगे। परिवार का साथ है, अनूप जी का नेतृत्व है, प्रांजलि हमारे साथ है और बहुत सारे शोधार्थी जुड़े हुए हैं। मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ और शैलेंद्र जी की स्मृति को नमन करता हूँ और कामना करता हूँ कि नमन करने का मौका मुझे निरंतर मिलता रहे, साल भर तक। अशोक जी, शैलेंद्र जी तक तो ठीक है, पर तेजेंद्र जी बिल्कुल ठीक नहीं है। देखिए, वो शैल थे, आपके अंदर तेज है तो कुछ न कुछ तो सामान्य है। आपका तो सुकांत भी मिल रहा है। आती है और तेज भी शैल समान है। हम सब के अंदर तेज है, हम सब के अंदर शैलेंद्र है। उनकी जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी, निशब्द कर दिया आपने, इसके बाद कुछ बच नहीं पाता कहने के लिए, लेकिन धन्यवाद जरूरी है। तो सबसे पहले तो धन्यवाद दिया जाए प्रांजलि को कि इतने सुंदर संचालन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रांजलि, बहुत ही आनंद आया पूरे कार्यक्रम में। और मैं औपचारिक धन्यवाद के लिए प्रगति को निमंत्रण देना चाहूँगा। उससे पहले अगर प्रांजलि कुछ कहना चाहें, या मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि कुछ दो संस्थाएं हमारे साथ इसमें जुड़ी जिनका मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। एक तो विश्वरंग भोपाल से संतोष चौबे जी को आज हमारे साथ जुड़ना था, लेकिन वो किसी दूसरे कार्यक्रम में उनका कुछ व्यस्त होने के कारण वो जुड़ नहीं पाए। तो विश्वरंग और विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस से रामधारी जी, अगर माधुरी रामधारी जी अगर हैं तो मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। इन दो संस्थाओं का विशेष सहयोग रहा हमें। और अब प्रगति जो है औपचारिक धन्यवाद देंगी। प्रांजलि, इससे पहले तुम कुछ कहना चाहो तो स्वागत है। जी, बस मैं शैलेंद्र जी की कुछ लाइन से कहूंगी। कवि तुम किनकी कविता, जो दुनिया भर का बोझ उठाए रंजो गम से लड़ते हैं, जो अपनी राहें आप बना पर्वत की चोटी चढ़ते हैं। कवि उनका है, कविता उनकी। आज आप जैसे सब दिग्गज महानुभावों के साथ शैलेंद्र जी की बातें करते हुए जो आनंद आया है, वो बस ऐसा ही बना रहे और हम ऐसे ही उनको हमेशा अपने दिल में जगाए रहें। इसी भावना के साथ मैं प्रगति जी को आग्रह करती हूँ कि वो सभी श्रोताओं का, सुनने वालों का, वक्ताओं का धन्यवाद करें। धन्यवाद। यहाँ पे समा इतना शैलेंद्रमयी हो गया है, सबने इतनी अच्छी अच्छी बातें कही और हम सब इन बातों को बहुत देर तक और सुन सकते थे। तो सबसे पहला शुक्रिया तो जाता है शैलेंद्र जी को कि जिनकी संगत में, उनको गए भले कितने साल हो गए, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। उनकी संगत में समय कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता और लगता है बस सुनते जाओ, छोटी छोटी क्लिप्स भी देखने को मिल जाए तो देखते जाओ। तो कार्यक्रम की शुरुआत की हम एक प्रार्थना स्वरूप गीत से पीयूष निगम जी ने, तू प्यार का सागर है। सचमुच वो सिखा गए हैं कि हम सब के अंदर प्यार का सागर है और उस गीत से सुंदर शुरुआत हुई।
जैसा कि सभी जानते हैं और अशोक चक्रधर जी ने इस बात को एक बार फिर रेखांकित किया, हमारे इंद्रजीत सर तो पूरी तरह से शैलेंद्र के रंगों में रंगे हुए हैं, उनकी जुबान ही बोलते हैं वो, और सिर्फ रंगे नहीं है और बोलते नहीं है, उस पे अमल करते हैं। हमेशा उनके अंदर वैसी ही भावनाएं होती हैं जो शैलेंद्र जी के गीतों में हैं। तो उनका सबने सुना, सबको बहुत पसंद आए। फिर मनोज शैलेंद्र जी की बात क्या, आपने इतनी सादगी और सादगी और सामाजिक सरोकारों के जो हमारे कवि थे, उनके कुछ ऐसे पहलुओं को सामने लाया जो उनके गीतों से तो हम समझते थे, लेकिन परिवार से आने पे उनके हम और करीब हो जाते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुमार जी ने अपने दोनों गानों से अच्छा समा बांधा। कुमार जी बहुत, हमने कम समय दिया उन्हें जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम से, लेकिन वो बहुत खुशी खुशी जुड़े। आपका बहुत शुक्रिया। और स्वामी सैल्श जी का गाना भी बहुत अच्छा था, कांटों से खींच के ये आंचल। बस आवाज की या तो मेरे यहाँ थी, थोड़ी कमी थी, लेकिन उन्होंने इतना उसमें डूब के गाया कि उसको देख कर ही बहुत आनंद आया। स्वामी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और तेजेंद्र शर्मा जी का मैं क्या कहूँ उन्होंने कहा, हम तो वो जब बातें करते हैं वो इतनी गहराई में जाते हैं, इतनी अच्छी विवेचना करते हैं, विश्लेषण करते हैं कि बस लगता है उन्हें सुनते जाओ। हमें एक और मौका मिला था, आज शैलेंद्र जी की बात हो रही है, साहिर पे भी उन्होंने बोला था उसके नारी पक्ष के बारे में, उनके नारी से जुड़े गीतों के बारे में, और उसमें भी सबकी आंखों में आंसू आ गए थे उनकी बातें सुनते सुनते। और शैलेंद्र जी के बारे में तो हम उनको सुनते ही रह सकते हैं, और शायद और कार्यक्रम होंगे आयोजित और हम उन्हें बार बार सुनेंगे। अमला जी हमारे निवेदन पर आई सामने और उन्होंने अपनी 2 बातें रखी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हमारी अध्यक्ष, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अशोक चक्रधर जी, आपको मैं किन शब्दों में कहूँ आभार। आपने आके सारे कार्यक्रम के को एक ऐसे सुंदर सूत्र में पिरोया, इंद्रजीत सर जी से लेके गानों का भी जिक्र किया, अनूप जी ने क्या कहा, तेजेंद्र शर्मा जी ने इतनी बारीकी से आपने इस कार्यक्रम का विश्लेषण किया, और जो बातें आपने कही वो तो बिल्कुल लाजवाब है। आप बस साल भर ऐसे ही जुड़ते ना रहे, आगे भी जुड़ते रहिए, आगे भी अपनी बातों से हमें यूं ही समृद्ध करते रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।